हम लोग होमवर्क सीरीज चला रहे हैं। होमवर्क सीरीज यानी 2026। अगर आप लोग जैसे 2027 में एग्ज़ाम बिहार बोर्ड, तो इस चैप्टर से यानी साइंस के पहला चैप्टर से जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछता है उस सभी टॉपिक वाइज टॉपिक हम बताएंगे। अगर शायद आप 10 से 12 टॉपिक बता रहे हैं, 12 के 12 टॉपिक अगर आप अच्छा से क्लियर कर दे तो यहाँ से जितना भी क्वेश्चन पूछने वाला है सभी क्वेश्चन का जवाब आप लोग अच्छा तरह से दीजिएगा। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया। पहला क्वेश्चन क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? अगर किसी भी तत्व या यौगिक में, कोई भी तत्व हो या यौगिक हो, जो दोनों आपस में क्रिया करके एक उत्पाद का निर्माण कर देता है। कोई भी तत्व या यौगिक आपस में अभिक्रिया करने के बाद क्या चीज़ का निर्माण करेगा? उत्पाद का निर्माण करेगा। यानी रासायनिक अभिक्रिया उसी को कहते हैं कि कोई भी पदार्थ आपस में मिलकर एक नया उत्पाद बना देता है, एक नया पदार्थ बना देता है, एक नया कोई भी वस्तु बना देता है, उसी को क्या कहते हैं? जैसे में मान लीजिए हम एक तत्व ले रहे हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम लिए, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराए तो ये बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। यानी कहने का मतलब अभी बताए हैं, जब कोई तत्व या यौगिक आपस में क्रिया करके एक नया उत्पाद का निर्माण करते हैं उसको क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये तो टॉपिक इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। यहाँ से क्या पूछेगा ये भी समझ लो। अभिकारक किसे कहते हैं? उत्पाद किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया आप समझ गए जो कि अगर कोई भी तत्व आपस में मिला यानी भाग लिया, क्या एक तत्व के भाग लेने से दूसरा यौगिक, दूसरा उत्पाद बन सकता है? नहीं। अगर जब भी दो तत्व आपस में भाग लेंगे या दो से अधिक तत्व आपस में भाग लेंगे तो क्या बनाएंगे? उत्पाद बनाएंगे। यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया में यानी अभिकारक से बने हुए पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक से बने हुए पदार्थ को, बने हुए नए पदार्थ को कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद। यानी दो टॉपिक पूछता है, अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। यहाँ से किसी को दिक्कत? अब आइए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये क्या हो जाएगा? अभिकारक हो जाएगा। वहीं मैग्नीशियम ऑक्साइड ये क्या हो जाएगी? उत्पाद हो जाएगी। कोई दिक्कत? या रासायनिक परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। अब आइए, अभिकारक एवं उत्पाद के बीच एक तीर का चिन्ह रहता है। अभिकारक एवं उत्पाद के बीच किसका चिन्ह रहता है? तीर का चिन्ह रहता है। यही तीर दर्शाता है कि अब इसमें दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण किया है। यानी तीर जो होगा उसका मुख किस दिशा में होगा? तो उत्पाद के तरफ होगा। किसके तरफ होगा? उत्पाद के तरफ होगा। यानी कोई भी अभिकारक होगा वो अगर अभिक्रिया करेगा
तो अगर उत्पाद का निर्माण कर रहा है तो उसके बीच में अभिकारक एवं उत्पाद के बीच में किसका चिन्ह लगेगा? तीर का चिन्ह लगेगा। कोई दिक्कत किसी को? यानी अभिकारक एवं उत्पाद के बीच में जो तीर लगता है उस तीर से मुख्य उद्देश्य यह पता चलता है कि जब अभिकारक जो होते हैं अभिक्रिया करते हैं, अभिकारक जो होते हैं क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं। और अभिक्रिया करने के बाद क्या बना लेते हैं? कोई दिक्कत? यहाँ से 3 प्रश्न उठ गया। कोई दिक्कत किसी को? अब आइए, यही कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया को द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर रखा गया है। किसके सिद्धांत पर? द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर रखा गया है। अब बताइए, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का खोज किसने किया? लेवाइसोयर ने किया था। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत का खोज किसने किया? तो लेवाइसोयर ने किया था। अगर आपसे पूछ दिया बताइए रासायनिक अभिक्रिया किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो क्या बताइएगा? द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर ये क्या करता है? कार्य करता है। अब आओ, यहाँ से क्या प्रश्न उठता है बाबू? इसके जस्ट बाद रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म क्या हो सकता है? अगर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है उसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला तो उसका रंग रूप बदल जाएगा, अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, होगा कि नहीं? तापमान में परिवर्तन हो जाएगा, दबाव में परिवर्तन हो जाएगा। लगभग उसमें से देखिएगा तो 3 से 4 बदलाव उसमें दिखाई देने लगता है। तो उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान भी हम कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? बोलो, किसी को दिक्कत? तब बाबू आता है एक रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार आता है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जो होंगे निम्नलिखित तरह से होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने तरह से होते हैं? निम्नलिखित तरह से होते हैं। आप सुने होंगे संयोजन अभिक्रिया, सुने हैं? संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया में एक आता है बाबू ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या आता है? क्या आता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक आता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या आता है? दूसरा इसी में आता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तब आता है वियोजन अभिक्रिया। क्या आता है? वियोजन अभिक्रिया। तीसरा जो है उसके बाद आता है वियोजन के बाद आता है विस्थापन, द्विविस्थापन, विस्थापन। नीचे दिखाई दे रहा है ना? नहीं दिखाई दे रहा है। द्विविस्थापन अभिक्रिया। इतना हुआ। उपचयन अपचयन रेडॉक्स।
उपचयन भी आता है, रेडॉक्स भी आता है, उसके बाद आता है संक्षारण, विकृत गंधिता। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, रासायनिक समीकरण आता है। रासायनिक समीकरण में एक संतुलित रासायनिक समीकरण, एक आता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए बाबू, इतना पहला चैप्टर से टॉपिक बनता है और इतना ही टॉपिक के अंदर से आपका पहला चैप्टर से जितना भी बिहार सरकार में क्वेश्चन पूछता है, बिहार बोर्ड में जितना भी प्रश्न पूछता है, सब इतना ही के अंदर में से आएगा। अगर इतना टॉपिक आप लोग अच्छा तरह से क्लियर कर लिए, यहाँ से प्रश्न जो उठने वाली है सभी प्रश्न को आप अच्छा तरह से कर लिए, तो शायद आपसे कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे रासायनिक अभिक्रिया हम अभी देखे हैं कि एक मैग्नीशियम रिबन है भाई, क्या है, मैग्नीशियम रिबन की जब अभिक्रिया हवा से हो जाती है यानी ऑक्सीजन से हो जाती है, मैग्नीशियम की अभिक्रिया जैसे अभी बनाए हैं, दे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी मैग्नीशियम रिबन की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से कराई जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों रेगमाल से साफ किया जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन जो होता है एक हानिकारक पदार्थ होता है। अगर ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो ये करेगा कि जहां पर इसकी आग अगर बिना रेगमाल से साफ किए लगा दिया गया तो ये हानिकारक कर सकता है, यानी अविश्वसनीय गैस के माध्यम से ये शरीर के ऊपर हानिकारक कर सकता है। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने से पहले रेगमाल से साफ कर दिया जाता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया के कारण हुआ। यहाँ से क्वेश्चन पूछा, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, या मैग्नीशियम रिबन में जब आग लगाई जाती है तो उसकी लौ कैसी होती है, कैसी होती है, उजला होती है। मैग्नीशियम रिबन को जब आग लगा दी जाती है तो उसमें से लौह जो निकलता है पीला की जगह यानी लाल की जगह ना निकल के वो निकलता है उजला। धुआं को नहीं कह रहे हैं, लौह को कह रहे हैं। लौह, किसी भी वस्तु को आप जलाते होंगे तो उसकी लौ जो निकलती है लाल टाइप की निकलती है, तो हल्का लाल और पीला हल्का मिलान पीला होता है। लेकिन ये मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तब क्या होता है जानते हैं, समझ में आया कि अगर मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जलाएंगे तो ये होगी भाई कि मैग्नीशियम रिबन की जो लौ होगी उजला होगी। कैसी होगी, उजला होगी। तो मैग्नीशियम रिबन को मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये किसके कारण होता है, रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है। किसके कारण, यहाँ से तो पहला क्वेश्चन जो पूछने वाला था वो क्लियर हुआ, कोई दिक्कत किसी को। अब आइए जस्ट उसके बाद आता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्या आता है, देखो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में पहला आता है संयोजन। क्या आता है, संयोजन कहता है A+B मिला और AB बना दिया।
ए प्लस बी मिला और क्या बना दिया, समझ रहे हो। यानी दो तत्व मिलकर एक उत्पाद बना देता है, उसी को कहते हैं संयोजन। उसी को क्या कहते हैं। इसके जस्ट विपरीत होता है, ए बी जो होगा ए प्लस बी मिल बना देगा। ए बी जो होगा क्या बना देगा, हाई कहलाया संयोजन, और ये क्या कहलाया, वियोजन। समझ में आया, कोई दिक्कत। यानी दो तत्व मिलकर एक तत्व एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं संयोजन। और एक तत्व मिलकर दो तत्व का निर्माण कर देता है, उसे कहते हैं वियोजन। समझ में आ गया। ए प्लस बी मिला तो ए बी बनाया, संयोजन हुआ। ए बी जो है ए प्लस बी मिला दिया तो क्या बना दिया, समझ में आया। संयोजन और वियोजन समझ में आ गया। आप समझो, ऊष्मा क्षेपी है, ऊष्मा शोषी है। ऊष्मा क्षेपी कहता है अगर ए प्लस बी ए बी बनाया तो इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो गया। किसका हुआ, ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ तो ये हो गया, यानी ऊष्मा खत्म हो गया। ऊष्मा क्या हो गया, ऊष्मा हट गया तो वो कहलाएगा ऊष्मा क्षेपी। क्या कहलाएगा, और ऊष्मा रह गया वो क्या कहलाएगा, कोई दिक्कत। यानी ऊष्मा का अवशोषण तो ऊष्मा शोषी, ऊष्मा का उत्सर्जन तो ऊष्मा क्षेपी। कोई दिक्कत। संयोजन समझ में आ गया, ऊष्मा क्षेपी आ गया, ऊष्मा शोषी आ गया, वियोजन आ गया। अब आया विस्थापन। अब क्या आया, क्या आया, विस्थापन। तो विस्थापन क्या कहता है, ध्यान से समझिए। विस्थापन कहता है जब कोई रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी तत्व पहले से विद्यमान है और उस तत्व को हटा के दूसरा तत्व वहां पे चला जाता है, उसी को कहते हैं, यानी विस्थापित कर देता है, उसको क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। देखो है रीता का जगह है, ये सीता का जगह है, यहाँ पे आया रोहन, ये रीता के जगह पर सीता आ गई, और यहाँ पे सीता और रीता एक साथ मिल गई। सीता और रीता एक साथ मिल गई। कहने का मतलब हुआ पहले थी रीता तो बन गई सीता। रीता वाली जगह पे कौन बैठ गया, सीता। और सीता वाली जगह पे कौन बैठ गया, रीता। यानी ये एगो जगह के छोड़ के दूसरा तत्व वहाँ पे बैठ जाता, उसी को कहते हैं विस्थापन। कोई दिक्कत किसी को। विस्थापन अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, विस्थापन को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन भी कहते हैं। समझ में आया। द्विविस्थापन क्या होता है भाई, तो द्विविस्थापन कहता है कि अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में दो यौगिक या तत्व, दो यौगिक अपनी अवस्था में क्या हो जाएंगे, परिवर्तित का हो जाएंगे, यानी बदल जाएंगे, अपनी जगह छोड़ देंगे, उसी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को। तो द्विविस्थापन भी समझ गए। उसके बाद क्या आता है भाई, उसके बाद आता है उपचयन। O2 का जुटना यानी ऑक्सीजन का जुटना और H2 का हटना उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है, जिसको ऑक्सीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, O2 का जुटना, O2 जुट जाएगा और H2 हट जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा, यानी उपचयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उपचयन कहलाएगा। वही O2 का हटना और H2 इसके विपरीत हो जाता है। O2 का हटना, O2 का
हटना और H2 का जुटना, ये क्या कहलाता है? अवकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवकरण, यानी अपचयन कहलाता है। कोई दिक्कत किसी को? यानी ऑक्सीजन जुट जाएगा, ऑक्सीजन जुट जाएगा तो कहलाएगा क्या? उपचयन, यानी ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन हट जाएगा, अपचयन। कोई दिक्कत? उपचयन और अपचयन समझ में आ गया? अब आइए, उसके बाद क्या है? संक्षारण है। उसके बाद टॉपिक क्या दिया है? रेडॉक्स दिया है। क्या दिया है? तो रेडॉक्स क्या कहता है भाई? रेडॉक्स कहता है कि उपचयन और अपचयन में जो ताप परिवर्तन होगा उसी को कहेंगे रेडॉक्स। उपचयन और अपचयन क्रिया में जो ताप परिवर्तन होगी उसको क्या कहेंगे? रेडॉक्स। संक्षारण क्या होता है? जब हम लोग घर पे रहते हैं, संक्षारण देखिए, हम लोग आस पड़ोस देखते हैं कि लोहा रख दिया जाता है, लोहा रख दिया जाता है, तो लोहा को अगर कलई नहीं किया गया, पेंट नहीं किया गया, जैसे में हम लोग का गेट ही देखिए, गेट बाहर लगा हुआ है, गेट ऑफिस वाले गेट में देखेंगे तो जंग लगा हुआ है। तो जंग क्यों लगा है? क्योंकि उसको पेंट नहीं किया गया, पेंट नहीं किया गया है। अगर उसको पेंट कर दिया जाता तो क्या जंग लगता? देखो इस लोहा में जंग लगा है। तो क्या क्यों जंग लगा है? क्योंकि इसमें पेंट नहीं किया गया, यानी संक्षारित हो गया है, इसके ऊपर दूसरा पदार्थ आकर बैठ गया है। संक्षारण कहेंगे अगर कोई भी पदार्थ में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा उस स्थान पर बैठ जाना ही क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। कोई दिक्कत? अब आइए समझ में, विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता क्या होती है? कि ये अधिक तापमान के कारण वायुमंडल से जो ऑक्सीकृत आते हैं पदार्थ, वो हमारे खाना में चले जाते हैं, तो खाना जो होता है खराब हो जाता है। खाना क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो उसी को कहते हैं विकृत गंधिता। जैसे में देखा होगा लो, जो 2 दिन खाना हो जाता है तो खाना खराब हो जाता है, महक आने लगती है और वो आ जाता है, दिखता है। तो तापमान जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से खाना और उगाना चालू होगा। अगर ठंडी के दिन में देखो तो ठंडी के दिन में 2 दिन 3 दिन चला जाता है, लेकिन वहीं गर्मी के मौसम में जो भी खाना है क्या 24 घंटा रुक पाएगा? नहीं रुक पाएगा। कोई दिक्कत? उसके बाद आता है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में तत्व या यौगिक के निरूपण संकेत को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कोई भी तत्व है उसका शॉर्ट नाम दिया जाता है। जैसे में आप लोग किसी का राजन नाम होगा तो वो अपना शॉर्ट नाम रख लेता है आर के। क्या रखता है? आर के। क्या रखता है? आर के। या किसी का नाम कुछ भी हो तो वो अपना शॉर्ट नाम बना लेता है। क्या नाम बनाता है? शॉर्ट नाम बना लेता है। तो उसी तरह तत्व अगर हाइड्रोजन हम ले रहे हैं तो हाइड्रोजन को हाइड्रोजन ना कह के खाली एच भी कह सकते हैं। समझ रहे हैं? यानी हाइड्रोजन का एक संकेत नाम है, एक छोटा सा नाम है एच। जिस हिसाब से अगर किसी लड़की या लड़का का नाम एक छोटा सा रख दिया जाता है, एक छोटा सा नाम रख लिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं बाबू? एक छोटा सा नाम को ही क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। किसी भी तत्व या यौगिक के एक छोटा नाम क्या कहलाता है? समझ में आ गया? किसी दिक्कत? वही रासायनिक समीकरण बाबू 2 प्रकार के होता है। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के होता है। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित कहता है कि अगर आप अभिकारक के तरह परमाणुओं की संख्या बराबर है तो उत्पाद के तरफ भी परमाणुओं की संख्या क्या कीजिए? बराबर कीजिए। अगर संतुलित रासायनिक समीकरण वे समीकरण होते हैं कि अगर अभिकारक के तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है तो उत्पाद के तरफ भी परमाणुओं की संख्या कैसी होनी चाहिए? बराबर। समझ रहे हैं? एक लड़की बराबर तो दूसरा लड़की भी क्या होनी चाहिए? जैसे तुम्हारी मान लीजिए अगर आपके घर में 1 लड़की को पढ़ा दिया गया, दूसरा लड़की नहीं पढ़ेगी तो झूठा उखाड़ चालू कर,
ऐसा होता है ना। तो रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाता है, यानी एक बराबर रखिए, दोनों तरफ क्या करना है, हाई हाथ बराबर तो ये भी हाथ, दोनों हाथ बराबर, नहीं हाथ बराबर होगा तो वो असंतुलित हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, संतुलित उसी को कहते हैं कि अभिकारक की परमाणु संख्या भी बराबर और उत्पाद की परमाणु संख्या भी, उसे क्या कहेंगे। अब आइए, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं बाबू। सबसे पहले मिलाते हैं कि अभिकारक के तरफ जो भी तत्व है उस तत्व में परमाणु संख्या क्या है, इसको पहले देखते हैं। तब उत्पाद के तरफ परमाणुओं की संख्या को देखते हैं। अगर दोनों तरफ देख लेते हैं, दोनों तरफ सही है, परमाणु संख्या एक बराबर है तो संतुलित है, नहीं है तो उसको बराबर करेंगे, मैथमेटिक्स के हिसाब से उसको क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, तो वो होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत। उसके बाद असंतुलित होता है, अभी बता दिया, जो अभिकारक और उत्पाद की तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होगा उसे क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। यहाँ तक समझने में दिक्कत। अब संतुलित कैसे किया जाता है ये भी समझा दिए कि अभिकारक के तरफ तत्व के परमाणु संख्या मिलाएंगे और उत्पाद के तरफ तत्व की परमाणु संख्या मिलाकर देख लेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। दिक्कत किसी को यहाँ तक। उसके बाद विस्थापन क्रिया और द्विविस्थापन क्रिया में अंतर भी पूछता है। संक्षारण क्या, इसके रोकने का उपाय भी पूछता है। तेल एवं आशा युक्त खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है ये भी पूछता है। और भी कुछ क्वेश्चन, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो इस किसके अनुसार पता चलता है कि इसको संतुलित किया जाए। हीट एंड ट्रायल विधि के द्वारा हमको क्या पता चलती है, रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जा सकता है। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया। तो इस टॉपिक को देखना है, इस टॉपिक को हम विस्तार से समझा भी दिए, इसको उतारिए और इसको घर से होमवर्क सीरीज के रूप में बना कर लाइएगा। उसके बाद आप मात्र 5 क्वेश्चन जो है हम नहीं लिख पाए हैं इस पर, उसको लिख लीजिए। किताब दो, किताब एक चैप्टर अब हम लोग का समाप्त हो गया। लिखिए, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। एक चैप्टर के पेज नंबर 17 के सभी क्वेश्चन देख लीजिएगा। पेज नंबर 17 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, बस इतना ही देख लीजिएगा। एक 10 देख लीजिएगा, 10, 4, 5, 6, 7, 8, 10, पेज नंबर 17 की। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछेगा, यहाँ से क्वेश्चन क्या, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया, ये ना। अच्छा, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो उसका रंग क्यों बदल जाता है, ये है क्वेश्चन। ठीक है, अब आइए हाई पेज नंबर 17 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 10, इस क्वेश्चन को विस्तार से आप लोग देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन से इतना एक चैप्टर से सवाल पूछ सकता है, यहीं से ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा, यहीं से सब्जेक्टिव भी पूछेगा। चलिए।